एक बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और इसके आधार का जो व्यास है, समझना यार, एक बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के 5 सेंटीमीटर क्या है, टू आइडेंटिकल कॉनिकल होल ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, ना ओके, एंड हाइट 12 सेंटीमीटर आर ड्रिल्ड आउट। ठीक है, तो हमने दो इसमें बेलन में से ये एक हमने बेलन बनाया मेरे भाई, समझना जरा। ये हमारे पास बेलन था, इस बेलन का अगर डायमीटर मेरे भाई दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर व्यास है, तो इस बेलन की त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर, और तुम्हें 5 सेंटीमीटर के कोण भी कट करने हैं, तो इसका मतलब कोण और बेलन का जो आपका बेस है वो तो सेम हो जाएगा। ये 30 सेंटीमीटर है, तो दोनों साइड पर अगर कोण कट कर रहे हो 12-12 सेंटीमीटर ऊंचाई के, 12-12 सेंटीमीटर ऊंचाई के अगर कोण कट कर रहे हो तो इसका मतलब 24 सेंटीमीटर कवर कर ले जाएगा। दैट मीन्स जो कोण कट होंगे वो कुछ इस तरीके से कट होंगे, बोलो हाँ या ना। ये जो कोण कट हुए वो कुछ इस तरीके से कट होंगे, राइट। ये 12 सेंटीमीटर हाइट का है और ये 12 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट जो है ये 12 सेंटीमीटर है, 12-12 24 और बीच का ये 6 सेंटीमीटर पोर्शन हट गया। तो बेसिकली देखा जाए तो यार ये एक मतलब वो कौन सी मूवी थी, नायक मूवी है ना, अनिल कपूर वाली, सीएम वाली। तो उस मूवी में वो जो क्या नाम बोलते हैं, कंट्रोल, है ना, मतलब वो सरकारी दुकान होती है जहाँ पे गरीबों को फ्री में या मिनिमम रेट में राशन वगैरह मिलता है। तो उस शॉप पे जब वो जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो उसका जो तेल नापने वाला होता है वो ऊपर से भी बोले 2.5 लीटर ही नापेगा, नीचे भी छेद कर रखा है उसने। तो उसमें वो वैसे ही सीन बन रहा है, राइट। दिखने में तो इतना बड़ा लग रहा है, बट ये अंदर होल है, इधर पे ये होल है। आपसे कहा इसका सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की डेफिनेशन एक ही मैंने बताई कि उस जो भी आपके सामने रखा गया है बर्तन है, जो भी आकार है, जो भी शेप है, आप उस शेप को इमेजिन करो अपने सामने, और उस शेप के जितने भी आपको सरफेस दिखाई पड़ रहे हैं उन सभी सरफेस का एरिया ही आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो अगर आप इस बर्तन को इमेजिन कर पा रहे हो तो इस बर्तन के इमेजिनेशन में देखो यार, यहां पर तो हमें सीधे सीधे होल ही दिख रहा है, हमें यहां पर तो इधर पे तो कोई सरफेस नहीं दिख रही ना, इधर पे तो सीधे सीधे किनारी कोर दिख रही होगी, तो उसका तो कोई मतलब रहा नहीं। तो यार हमें जो सरफेस एरिया दिखाई पड़ेगा, एक तो हमें सिलेंडर के बाहर का एरिया, जैसे ये सिलेंडर है तो इसके बाहर का एरिया, राइट। और क्या दिखा, जो हमने इधर पे कोन बनाए हुए तो उस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा, और एक नीचे वाले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा। तो बेसिकली हमें सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2πr(h) चाहिए, ये सिलेंडर का चाहिए इधर वाला, और इसके साथ साथ प्लस 2 इंटू क्यों किया, क्योंकि एक का कर्व्ड सरफेस एरिया और एक का इधर पे, तो इसका हो जाता है मेरे भाई πr(l), ये चाहिए हमें। हमें ये डाटा की रिक्वायरमेंट है, पाई की वैल्यू मत रखना, आंसर में पाई साथ में जाएगा। तो अगर मैं यहां से ये वैल्यू रखना शुरू करूं, 2 इंटू पाई की वैल्यू यही रहने दो, आर बराबर 5 था और एच बराबर 30, ये तो हो गया आपका सिलेंडर। अच्छा, वहीं पर अगर मैं बात करूं यहां पर कोन को लेकर के, तो ये हो गया आपका 2 इंटू, ये तो हो गया पाई, आर बराबर 5, और एल बराबर मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो तिरछी ऊंचाई 5 12 13 वाला ट्रिपलेट लगा के एल बराबर 13 कर लोगे आप। टोटल अगर किया यहां से तो 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 300 पाई, प्लस अगर यहां से किया तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 130 पाई, राइट। तो 300 430 पाई हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, ये इस सवाल का आंसर है। अच्छा सवाल था, समझ में भी आ गया होगा, राइट। तो इसलिए हर एक चीज का सही तरीका लगाओ, वो ज्यादा मजा देगा आपको, है ना। ऐसे सवाल आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ये सवाल आपको चाहिए थे कि सर ऐसे सवाल पढ़ाइए, इन सवालों का डिस्कशन करना आपके लिए बहुत जरूरी था। तो ऐसे ही सभी सवाल आपके साथ में डिस्कशन किए जाएंगे, आप बस सेशन के साथ में जुड़े रहा करो, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा। लोहे से बना एक बेलनाकार रोलर है, आपको दे रखा है 1.2 मीटर लंबा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 24 है, रोलर बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की सीट की मोटाई। अब अगर मैं रोलर का अगर मैं अपर सरफेस देखूं तो कुछ इस तरीके से रोलर दिखेगा, ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा इस तरीके से सॉलिड बना के रखा गया है, समझ गए ना। मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये एक रोलर है,
है ना, जिससे सड़क को हमें फ्लैट करना है। आपको बताया गया कि जो रोलर का इनर एरिया लाइन है, इनर एरिया है, आंतरिक भाग है, उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। और आपसे बोला गया कि जो इसमें हमने जो ये सीट लगाई है, जो हमने ये सीट इन्वॉल्व किया है, ये 15 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसका मतलब ये पोर्शन कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 15 अगर हमने ऐड कर दिया तो ये पोर्शन आ जाएगा 39 सेंटीमीटर। ये रेडियस निकल के आ गई, बाहरी जो सर्कल है उसकी रेडियस निकल के आ जाएगी 39 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया? आपसे कहा गया कि रोलर का वेट क्या होगा अगर हमें लोहे का 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम वजन है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर 8 ग्राम का है तो इस पूरे रोलर का वेट बताइए। तो उसके लिए पहले हमें पूरे रोलर का वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो आपको पता है यार, ये अगर खोखला बेलन है तो इसका फॉर्मूला आपने सुन रखा होगा कुछ इस तरीके से, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच। इसके पीछे का बेसिक लॉजिक भी बता दे रहा हूं और प्लस तुम्हें यूज कैसे करना है वो आज ही सीख लेना, जो काम का लगे वो नोट कर लेना। इसका यूज कुछ ऐसा है यार, ये देखो हमने क्या किया, पहले हमने बाहर वाली सरफेस के अकॉर्डिंग, बाहर वाले सर्किल के अकॉर्डिंग एक बेलन बनाया, राइट। ये एक बेलन है, हमने बाहर वाली सरफेस के अकॉर्डिंग इसका पूरा वॉल्यूम निकाला, फिर जो खोखला पोर्शन है उसको हमने माइनस कर दिया। तो आप गौर से देखो तो पाई r1 स्क्वायर h माइनस पाई r2 स्क्वायर h लिखा है। मतलब बड़े वाले पूरे बेलन में से अंदर वाला छोटा बेलन हमने घटा दिया, हमें खोखले बेलन का आयतन मिल गया। तो ये तो गया इसका फॉर्मूला, लेकिन लगाना इसको ऐसे कभी नहीं। फॉर्मूला तो समझ में आएगा कैसे बना, अब इसको अप्लाई ऐसे कभी मत करना। इसको अप्लाई करने के लिए यहां पर वर्गांतर लगा के डायरेक्टली यूज करना। वर्गांतर लगेगा तो वर्ग नहीं करना, आप निकालो r+1 r1 प्लस r2 निकालो और r1 माइनस r2 निकालो, कैलकुलेशन आसान रहेगी आपकी। तो इस सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है, पाई हमारा आंसर में जा रहा है तो पाई की वैल्यू हम नहीं रख रहे हैं, पाई हो गया r1 प्लस r2, r1 प्लस r2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 63, फिर r1 माइनस r2 ये हो गया 15, और h बराबर हाइट लंबाई कितनी है 1.2 मीटर। यार ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर बनाओगे तो ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा पूरा उस रोलर का तुमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। समझ में आया कैसे लगाया? ये आप देख पा रहे हो ना कि आपकी कैलकुलेशन कितनी ज्यादा आसान। वैसे 39 का वर्ग निकाल रहे हो, फिर 24 के वर्ग में से घटा रहे हो, कैलकुलेशन क्रिटिकल बन रही है, इससे आसान रहेंगी चीजें। इतना कर लिया हमने, अब इसके बाद जरा बात को समझना यार। ये हमें पता है वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इतने सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर मैं डायरेक्टली वेट निकालने पर फोकस करूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन अगर 8 ग्राम है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा? बोले मल्टीप्लाइड बाई दिस, इतने ग्राम होगा। ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आंसर उन्होंने पूछा है किलोग्राम में, तो आंसर किलोग्राम में पूछने का मतलब है डिवाइडेड बाई 1000। बस इसको आपको कैलकुलेट करना। मैं आज के ऐसे सवालों, मैंने कई सवालों पर ऐसी प्रैक्टिस आप कर चुके हो जहां पर मैंने आपको यह समझाया हुआ है कि आप लास्ट में कैलकुलेशन करो। यही लास्ट में कैलकुलेशन करने का मतलब कि अब चीजें आपको आसान दिखेंगी। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो यार, 0 से एक 0 खत्म हो गया, पहला काम हुआ। और क्या हुआ? अगर मैं इसे कैंसिल करूं, 4 तिहाई 12, 25 चौको 100, 5 तिया 15, ये निकल के आ गया, राइट। ये निकल के आ गया। अब क्या किया जाए? मल्टीप्लाई कर लेते यार। तो अगर मल्टीप्लाई करना शुरू किया, 9 तिया 27 हासिल 2, 9 छिक्का 54, 55 56, 56 गुणे 8 बटे 5। यार ये 5 को संभालने के लिए क्या मैं ये काम कर सकता हूं कि मैं 5 को डिवाइड करने का झंझट हटाऊं और मैं यहां पर 16 बटे 10 कर लूं? चालाकी तो कहीं पे भी दिखाते रहो ना, वो तो जरूरी है ना कि 8/5 को रखने के बजाय 16/10 करो। अब 10 का मतलब एक डेसिमल में अपन लोग निपट जाएंगे। तो 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112 हासिल 11 लगी, 96 97 और 107 हासिल 10, 16 पंचे 80 और 10 90 और एक डेसिमल लगा दिया। ये आपका वेट आ गया 907.2 kg। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। तो ये तो हो गया आपका, ये मेंस में आया हुआ पेपर है, सवाल है। तो ये तो हो गया, हमने एग्जैक्ट आंसर निकाला। अच्छा, कुछ बच्चे और भी तगड़े होते हैं भाई साहब, बच्चों का कोई लेवल नहीं होता है, वो अलग अलग खतरनाक खतरनाक लेवल के भी बच्चे आते बैच में। वो क्या करेंगे, बोले गुरुजी यहां पर पहुंच गए। हमने कहा पहुंच गए भाई। बोले अब एक काम करो, इसमें लगाओ डिजिटल सम।
हमने 63 पे नजर डाली, हमने बोल दिया डिजिटल सम 9 होना चाहिए। वो तुरंत कूद के गए, पहला ऑप्शन दिखा 8 8 16, बोले सर 9 हो रहा है। हमने कहा अच्छा अगला चेक करो, बोले सर यहाँ पे भी 9 हो रहा है। हमने कहा फिर चेक करो, बोले सर फिर चेक अगर कर रहे हैं तो ये वाला 9 नहीं हो रहा है। मैंने कहा छुट्टी करो इसकी। यहाँ पर पहुंचे तो 18, ये वाला 9 हो रहा है, तो बोले सर डिजिटल सम तो नहीं लगा। मैंने कहा ठीक है नहीं लगा, एक काम करो दूसरा तरीका लगाते हैं। दूसरा तरीका क्या है? मैंने कहा देख यार सब कट रहा है, 1 5 आ रहा है, सब कट रहा है 1 5 आ रहा है, मतलब डेसिमल के बाद एक अंक जरूर होगा, डेसिमल के बाद एक अंक जरूर होगा। तो बोले सर डेसिमल के बाद एक अंक हमारे दो ऑप्शंस में है। मैंने कहा एक चीज और कर लो, यहां से 6 और 7, 7 छंग 42, यूनिट डिजिट पे 2 होना चाहिए। डेसिमल के बाद एक अंक हमने लगाया, कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन, और यूनिट डिजिट लगाई तो हम यहां पर ऑब्जर्वेशन करके भी चीजों को थोड़ा बहुत जल्दी जरूर कर सकते हैं। हर एक लेवल की चीजें होती रहती हैं, यही आपके सीखने का मतलब है। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। सवाल समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे एक अर्धगोले को टैंक के एक पाइप द्वारा 7.7 लीटर, अब ये लीटर से जब याद आया तो हम एक बात आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, इसको सभी लोग अपने दिमाग में रखिएगा, और इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको समझा दूंगा। राइट, इसको याद करने का तरीका भी आप लोग समझ जाइएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ओके, जैसे मीटर और मीटर क्यूब और लीटर में संबंध क्या है? तो छत पे जो एक टंकी रहती है, इमेजिन करो कि यार वो 1 मीटर लंबी हो। 1 मीटर लंबी मतलब इतनी लंबी लगभग वो टंकी हो, इतनी ही चौड़ी और इतनी ही ऊंची हो, तो उसमें अप्रोक्सीमेट कितना पानी आ सकता है? तो 1000 लीटर आ सकता है। ये एक मतलब मैंने एक अंदाजा लगाने के लिए दिया, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन यही होता है, बोले सर किसके बराबर में 1000 रखा जाएगा? 1000 सबके दिमाग में होता है, लेकिन किसके बराबर रखा जाएगा ये नहीं पता होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अज्यूम कर लिया करो कि जब 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची टंकी है, कितना पानी आ सकता है? बोले सर फिर बस 1000, बस सर फिर यहां लगेगा। कंफर्म हो गया? तो बोले सर 1000 लीटर, तो बस इसका रेसिप्रोकल यहां पर जाता है कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब होता है 1 लीटर। इन दोनों डाटा में कंफ्यूज ना हो, इसलिए वो तुम्हें टंकी वाला एग्जांपल समझाया। राइट, तो यार हमें इन्होंने दे रखा है कि 7.7 लीटर, इसका मतलब क्या हो गया? 7.7 लीटर की अगर हम बात करें, प्रति सेकंड जा रहा है। आपसे इन्होंने बोला है, ठीक है, टैंक के आंतरिक त्रिज्या, भाई टैंक में इतना पानी दे रखा है, तो टैंक के 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा? चलो भाई करवाते हैं खाली। पहले टैंक का 2/3 भाग पता करो, पहले टैंक की पता करो कितना बड़ा है। तो यार अर्धगोला है, अगर अर्धगोला है तो इसका मतलब 2/3। पाई का क्या किया है? यूज किया है इन्होंने, पाई का यूज किया है, मतलब 22/7, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आंतरिक भाग की त्रिज्या दे रखी 10.5, मैं बोलूंगा 21/2। तो आर क्यूब अगर हमने करना है तो 21/2 किया हमने, फिर से 21/2 किया, और फिर से 21/2 किया। आप देख रहे हो ना कैलकुलेशन कैसे लास्ट में जाके एकदम आसान होती जाती है। पिछले सवाल में भी यही हुआ था। तो ये हमारी वो टंकी निकल के आई। अब सवाल का कहना है कि टैंक का 2/3 हिस्सा ही खाली करना है, पूरी टंकी खाली नहीं कर देना। तो यार इस टंकी का 2/3 हिस्सा मतलब हमें सिर्फ इतना खाली करना है, हमें सिर्फ इतना खाली करना है। ये क्या है? बोले सर ये पूरा आधा वो टैंक है, अर्धगोला वाला जो टैंक है ये वो पूरा टैंक है, हमें इसका सिर्फ 2/3 हिस्सा खाली करने की परमिशन है। मैंने कहा ठीक है, कैसे खाली करोगे? बोले सर एक जो पाइप है वो हर एक सेकेंड 7.7 लीटर पानी फेंक रहा है। ये किस में है? बोले सर ये तो मीटर में है। मीटर में है, अच्छा इसको लीटर में बना सकते हो? बोले हाँ बन जाएगा। मैंने कहा बनाओ। तो अगर यार इतने मीटर क्यूब की वो पानी की कैपेसिटी है, अगर मैं इसे लीटर में कन्वर्ट करूं तो कितने लीटर बन जाएगा? बोले मल्टीप्लाइड बाई 1000, इतने लीटर पानी बना। मैंने कहा अच्छा अब खाली करा लो। ये तुम्हारे पास पानी ये है जो तुम्हें खाली करना है। अब खाली करने की कैपेसिटी कितनी है तुम्हारी? तो तुम बोले सर खाली करने की कैपेसिटी है 7.7 लीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब 7.7 का मतलब ये हो गया 77/10 लीटर पर सेकंड खाली कर रहे हो। ये घंटे में पूछ रहे हैं, पर मिनट कितना करोगे? बोले इंटू 60। मैंने कहा पर घंटे? बोले सर और 60 कर दो। ये कैलकुलेट करना है। देखो लिखने में बड़ा टाइम लगा, समझा रहा था ना इसलिए, लेकिन अब जब एक बार लिख लिया सारा डाटा सारा फिगर सामने, बस काटा पीटी शुरू कर दो, सवाल खत्म, आंसर छुटकू सा आ जाएगा। क्या किया जाए? बोले सर अगर अब इसको काटना पीटना शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो हमें यहां से काटने का मौका सबसे पहले कौन देगा?
11 दूनी 22, 11 सत्ते 70, 7। अब तुम ये 7 7 वैसे ना काट देना, क्योंकि ये तो दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई करके जाएगा ना। 7 तिहाई 21, ये गया। एक जीरो से ये जीरो खया, ये खयाब हो गया। 2 2 और 2, ये तीनों 2 खत्म हो गए, सब गायब हो गया। देखते ना बच कितना आ रहा है। अब हमारे पास ऊपर बचा है 21 इंटू 21 इंटू 1000 और अपॉन में 3 ये बचा हुआ है। अच्छा ये 7 और ये 3 21 बना के ये 21 गायब कर देगा, सब कट गया। अब हमारे पास बचा 21 गुना 1000 और इधर पे हमारे पास बच रहा है 6 गुना 60। तो हमारे पास जो छोटी सी बात निकल के आई यहां पर, ये निकल के आया 21 गुना 1000 और डिनोमिनेटर में आया 6 गुना 60। तुम्हारा मन करेगा बोले सर इसको भी वहीं काट लेते हैं। अरे काट लो, कोई फर्क की बात नहीं है, कोई टेंशन वाली लोड नहीं है। मैं यहां काट ले रहा हूं, 0 से 0 काटा, इसे कैंसिल किया 3 से 7 बार, इसे कैंसिल किया 3 से 2 बार जाएगा। अब इसे 4 से कैंसिल कर दो तो ये 3 बार जाएगा, 4 से कैंसिल करने पर 25 बार गया। तो 25 सत्ते 175 डिवाइडेड बाई 3। इतने घंटे लगेंगे उस टंकी को, उस पार्ट को खाली करने में। 175 बटे 3, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। मेंस में आया हुआ सवाल है। क्या किया, तुम्हारी बस नजर तेज होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, सवाल को हमें कैसे सिस्टमैटिक वे में लगा के रखना है। आपने जैसे उसे लगा लिया, उसके बाद फिर आप इसे कैलकुलेट कर जाइए, आसानी से सब चीजें कट जाएंगी। अब यहां पर अगर तुक्का लगा रहे हो तो देखो फिर यार समस्या है। अब एक डाउट आपके दिमाग में आ सकता है जो मैं हमेशा दूर करने की कोशिश करता हूं। आपको लगेगा सर इतना कैलकुलेटिव सवाल आएगा पेपर में तो कैसे करेंगे। तो मैंने क्या समझा है कि रेशियो हमेशा सिस्टमाइज होता है। ऐसा नहीं कि मतलब हर एक, तुम्हारा जो पेपर हो रखा है, जो मेंस का जो पेपर हुआ, अब तो 30 क्वेश्चन का मेंस आ रहा है, तो 30 के 30 क्वेश्चन इस लेवल के होंगे, नहीं होंगे। इतनी कैलकुलेशन के आपको 7-8 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक भी नहीं मिलेगा, 7-8 जरूर मिलेंगे, बट सब नहीं मिलेंगे। बाकी कुछ ऐसे भी होंगे जो ट्रिकी होंगे। जैसे अभी आज मैं एक पेपर सॉल्व करवा रहा था बच्चे को, उसने एक बड़ा बढ़िया सवाल पूछा था। वहां पे एक टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट समझाया, मैं आप सबको एक साथ में वो सवाल डिस्कस जरूर करूंगा, अच्छा सवाल था। तो वहां पे एक सवाल आपने ऐसे देखा होगा, कई बार वो एसएससी पूछ चुका है कि एक बस है, वो अगर बिना स्टॉपेज के अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रही तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है, और अगर स्टॉप ले लेकर ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की है। बताइए कि वो 1 घंटे में कितने मिनट रुक रही है। और इस सवाल की मैंने डायरेक्ट अप्रोच भी आपको समझाई थी कि डिफरेंस अपॉन लार्जर स्पीड इनटू 60, राइट। आंसर 15 मिनट रुक रही है, तुरंत आ जाओगे। बढ़िया तरीके से मैंने समझा भी रखा था, आप देखना पुरानी वीडियो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सीख लेना। सवाल उसने ये पूछा, अब जो उस बच्चे ने सवाल पूछा वो रिवर्स प्रोसेस पे पूछ दिया उसने। रिवर्स प्रोसेस पे ऐसे पूछा उसने सवाल कि बोले सर एक बस है, वो स्टॉपेज ले लेकर के जा रही है, उसकी स्पीड 48 की है। वो स्टॉपेज ले लेकर के जा रही है, उसकी स्पीड स्टॉपेज के साथ में 48 की है, और वो बस हर आधे घंटे में 5 मिनट के लिए रुक रही है। तो सर जी ये बताओ बिना रुके उसकी स्पीड कितनी है। रिवर्स प्रोसेस पे आज दिन तक आपने सोचा सवाल ऐसे भी लग सकता है ये वाला, लेकिन सिलेबस में है तो भाई आ सकता है। तो इसलिए हर तरीके के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो जितना भी नया नया पैटर्न बनाया जा सकता है, जो जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एसएससी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस तरीके का हर एक सवाल के साथ में रूबरू कराया जाए। उस प्रोसेस के दरमियान कई सवाल ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपको बड़े आसान लगेंगे, लेकिन कई सवाल ऐसे भी मिलेंगे आपको जो यार टफ होंगे, जो कैलकुलेटिव होंगे, बट पार्ट वो भी पेपर का है, ये चीज आपको रियलाइज करना पड़ेगा। और ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन ना होने की जो एक सबसे बड़ी वजह है वो यही है, क्योंकि बच्चा टफ सवाल को एंटरटेन ही नहीं करना चाहता। अगर टीचर टफ सवाल, मैं अगर टफ सवाल पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, लड़के भागना शुरू कर देते हैं। जो भागना शुरू कर देते मैं कभी फिर उनको बुलाता भी नहीं, निकलो तुम फिर। क्योंकि अगर तुम टफ सवाल को देख करके अगर भाग रहे हो तो इसका मतलब वो तुम टफ सवाल से नहीं भाग रहे हो, तुम सिलेक्शन से दूर भाग रहे हो। तो जबरदस्ती थोड़ी ना सिलेक्शन कराना यार, समझ में आया ना। तो वो चीज है यार, सवाल हर तरीके का लगेगा, हर तरीके का सवाल आपको मिलेगा। अब देखो इस सवाल को क्या किया है 18 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर डेस्टिनेशन वाले आपको आयामों के एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर
उसी आयतन से हमने 8 घन बनाए। तो मतलब आपको पता है फिगर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिगर चेंज के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर फिगर चेंज कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, है ना, तो 2D फिगर में क्या किया जाए, बोले सर 2D फिगर में हम पेरीमीटर को इक्वल करते हैं। 2D फिगर में पेरीमीटर को इक्वल कर लिया जाएगा, चलो। और 3D फिगर में क्या किया जाए, बोले सर 3D फिगर में हम वॉल्यूम को इक्वल करेंगे। तो अब यहां पर जब पिघला रहे हैं तो इसका मतलब फिगर चेंज कर रहे हैं, दैट मींस ये वॉल्यूम को इक्वल करने की डिमांड कर रहे हैं। तो हमसे पूछा गया घन के बारे में बताइए, तो घन के बारे में तब बताएंगे जब घन की भुजा बनाओ। तो हमारे पास जो क्यूबाइड है ये है 18, 36 और 72। ये कुछ इस डायमेंशन का क्यूबाइड है। इससे हमने 8 क्यूब बनाए, तो यार जो 8 क्यूब बनाए तो उन 8 क्यूब की डायमेंशंस क्या क्या निकल के आएंगी, तो ये एक क्यूब का वॉल्यूम निकल आएगा अगर 8 से डिवाइड किया हमने। अब 8 से काटने का बड़ा यार मस्त अंदाज देखना यार, काटना मेरे तरीके से, ऐसे नहीं काट देना। 2 से कैंसिल करो ये 18 बार जाएगा, 2 से कैंसिल किया ये 4 बार जाएगा, 4 से कैंसिल करो ये 18 बार जाएगा। चालाक लड़के समझ गए होंगे मैंने ऐसे क्यों काटा, क्योंकि अगर एक क्यूब बराबर 18 गुणे 18 गुणे 18 बना लिया तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि a बराबर 18 और डायमेंशन क्या था, सेंटीमीटर। तो जो क्यूब हमारे पास निकल के आए, जो बन के आ रहे हैं, उन क्यूब की जो लेंथ है, जो उनकी साइड है, वो 18 सेंटीमीटर की निकल के आ गई। काम आसान रहा ना, ये चालाकी होती है ना, चालाकी जरूर आनी चाहिए। अब आपसे इन्होंने बोला है कि हमें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यार घनाभ का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो ये होगा ट्वाइस एल बी, कितना हो जाएगा 18 गुणे 36, 18 गुणे 36। फिर बी एच क्या होगा 36 गुणे 72, फिर एच एल 72 गुणे 18। तो मैं यार एक काम करता हूं, तो मैं दो तो ये लिख ही लिया मैंने ब्रैकेट में, वो 18 गुणे 18 मैंने दोनों साइड से कॉमन ही ले लिया। तो अगर मैंने 18 गुणा 36 किया तो 18 18 बाहर निकाल लिया, तो 1 इंटू 2 मतलब 2 बचेगा। प्लस जब 36 गुणा 72 किया तो 18 18 दोनों से बाहर निकल गया, तो 2 और 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। प्लस जब 72 गुणा 18 किया तो 18 18 दोनों से निकाल लिया, 4 गुणा 1 मतलब 4। आप समझ पाए कि कैसे कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, ये कैलकुलेशन को आसान कर रहे हो आप, है ना। और नहीं तो फिर लग जाओ, फिर कैलकुलेशन में महाभारत होगी फिर तो यहां तक आपको अगर जो मैं अगर फाइनली आउटपुट निकालने की बात करूं तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकला क्यूबाइड का। और अगर यहीं पर अगर मैंने इधर दूसरे वाले का निकाला, तो भाई क्यूब की भुजा दे रखी है आपको 18, तो 6a² के अकॉर्डिंग 6 इंटू 18 इंटू 18, 6a इज इक्वल टू 18 इंटू 18, ये आया एक क्यूब का वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया। और ऐसे मेरे भाई तुमने 8 बना रखे हैं, ऐसे कितने बना रखे हैं 8 बना रखे हैं। तो अब अगर सॉल्व करो तो 18 से 18 ये दोनों खत्म हो गए, पहला काम गया यहां से, 8 4 12 2 14 बनेगा। तो आपके पास यहां से निकल के आया 2 गुणा 14 बटे 6 गुणा 8। 2 से इसे कैंसिल करो, 4 दूनी 8, तो आंसर आ जाएगा 7:12। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो दोनों सरफेस एरिया का जो टोटल रेशियो है दैट इज 7:12, राइट। अब आप एक चीज यहां पर देख पाए होंगे कि यार देखो कैलकुलेशन करने का तो एकदम एक गजब ही मेथड निकाल दिया कि भाई ऐसे भी कैलकुलेशन करी जा सकती है। अब इसी मेथड को अगर मैं वैदिक मैथ्स के फॉर्मूला नंबर 46 नाम के बोल करके हिट करवाना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट मैट इंपॉर्टेंट वो है ही नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा वो चीजें अगर अप्लाई कर ले रहा है तो मुझे चाहिए मिल चुका है। मैं बाकी मुझे ये पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और जब मेरी जो डिजायर्स हैं वो पता है मुझे, और उन्हें अचीव कैसे करना है वो भी मुझे पता है। तो इसका मतलब फिर लाइफ बड़ी आसान होती है। अभी तो ज्यादातर लोगों को तो यही नहीं पता है कि उन्हें चाहिए क्या, उन्होंने बस सुन रखा है, किसी ने बस बोल दिया बोले सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, क्यों कर लो कैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देख देख के दूसरों को देख देख के करने में वो व्यस्त है ना। तो फिर मिलेगा भी देख देख के ही मिलेगा यार, फिर आप कुछ एक्सपेक्टेशन खुद से मत रखो। फिर मैं तो यही कहूंगा, अगर आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन है तो वो तभी रख सकते हो आप जब आपके लिए हुए डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपके हो। अदरवाइज तो कोई भी आके आपके डिसीजन को हैम्पर करके निकल जाएगा, आप समस्या में आएंगे, राइट। तो खुद से चीजों को डिसाइड करना सीखो, वो ज्यादा जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं।
एक घनाकार टैंक में 25,000 लीटर पानी है। तो अगर मैं अभी इस 25,000 लीटर को सही करना चाहूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 25 मीटर क्यूब पानी है। कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, आपसे इन्होंने बोला है कि इस टैंक की लंबाई बताइए, लंबाई कितनी होगी। और मैंने मान लिया कि टैंक की लंबाई x है, तो टैंक का आयतन तो 25 मीटर क्यूब है। अब अगर लंबाई x है तो उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई का 1/8 है। इसका मतलब चौड़ाई x/8 हो जाएगी। ऊंचाई लंबाई का 1/5 है, तो ये हो गया। ये हुआ वॉल्यूम जो कि सवाल ने दे रखा है 25। इसका मतलब x³ इज इक्वल टू 8×5 = 40, मतलब 1000। तो x बराबर 10। ये किस में था? मीटर में। तो लेंथ x बराबर 10 मीटर। लग गया सवाल। इस सवाल को बेसिक तरीके से लगाया। बेसिक के अलावा आप कोई भी तरीका लगा लेना, लेंथी निकलेगा इससे। तो बेसिक भी आना जरूरी है, हर तरीका आना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं कि आप बस ट्रिकी ही लगा रहे हो। आपका मेन काम है आप हर एक चीज पर अप्रोच लगाओ, अपने हर एक चीज पर काम करो, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट, चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम अगले सवाल पे चले, अधिकतम संभव आकार का एक लंबवृत्तीय बेलन एक ठोस लकड़ी के घन से काटा जा रहा है। अब एक बेलन कट करना है हमें एक क्यूब से। एक बेलन हमें कट करना है एक क्यूब से। जरा मेरी बात को गहराई से समझिएगा। मैं आपके सामने एक व्यू रखना चाह रहा हूं जिससे कि आप मेरी चीजों को समझ पाओ ज्यादा बेहतर वे में। ये हो गया। ये कुछ इस तरीके का मैंने आपके सामने बेलन बनाया है। ये बेलन का फ्रंट साइड है और वो बेलन का बैक साइड है ना। और ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये पोर्शन, ये बेलन का अपर साइड है। ये बेलन का अपर साइड है। समझना मेरे भाई, कुछ इस तरीके का फिगर अब आपको क्लियरली थोड़ा थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा। मेरा कहने का कॉन्सेप्ट ये है, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस जगह से अगर मैं एक बेलन कट कर रहा हूं तो बेलन कुछ इस तरीके से कट करूंगा। जो मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम वॉल्यूम का अगर चाहिए तो अपर पोर्शन वो पूरा कवर कर रहा हूं, कुछ यही बेलन कट होगा। और इस बेलन की हाइट, इस बेलन की हाइट कुछ कुछ ऐसी रहने वाली है। बोलो हाँ या ना, यही तो बेलन कट होगा। आप अगर देख पा रहे हो, अगर इस चीज को अगर आप समझ पा रहे हो कि भाई मैं इस तरीके से ये बेलन कट कर रहा हूं, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो अगर मैं देखूं तो यार जो आपका क्यूब था उसकी अपर सरफेस से पूरा एरिया हमने निकालना है। अगर मैं अपर सरफेस को आपको दिखाऊं अलग करके तो शायद उस क्यूब की अपर सरफेस कुछ इस तरीके से रही होगी। बोलो हाँ या ना, यही रही होगी। हाइट क्यूब के बराबर की है। तो यहां पर आपको दे रखा है अधिकतम संभव आयतन काटा जा रहा है, घन की शेष सामग्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर यार मैंने इसकी साइड ए मान लिया तो h बराबर ए हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, h बराबर ए हो गया। एक काम, ये मैक्सिमम आयतन कट करने वाले ही ज्यादा सवाल दिक्कत करते, तो उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हाइट बराबर ए निकाल लिया। अच्छा, हमें पता है यार ये पूरी हाइट ये ए है पूरी, तो इसका मतलब इस पोर्शन की रेडियस कितनी हो जाएगी a/2। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये चीज आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? बस यही समझाना चाह रहा था। अगर आप ये समझ गए तो इसका मतलब फिर सवाल में कुछ बचा नहीं तुम्हारे, फिर तो तुम सवाल को उड़ा दोगे। अब क्या करना है, इन्होंने कहा है कि घन की शेष सामग्री। चलो ठीक है, घन का आयतन कितना था? बोले सर एक क्यूब था। मैंने कहा कोई बात नहीं, यूज कितना कर लिया, सिलेंडर का आयतन कितना है? तो आप बोले सर पाई। मैंने कहा पाई हटाओ, 22/7 रखो। 22/7 पाई। आर स्क्वायर मतलब a²/4 और h बराबर ए क्यूब। h बराबर ए, ये हमने कहा बेलन का आयतन। मैंने कहा दोनों का रेशियो बताओ, दोनों का रेशियो बताओ। तो जब आप रेशियो निकालने गए तो बोले सर ए क्यूब से ए क्यूब खत्म हो गया, ये कैंसिल किया 11 बढ़ जाएगा, ये कैंसिल किया 2 बढ़ जाएगा। इसका मतलब 14:11 आया। ये क्या आया? मैंने कहा सर ये तो क्यूब था और ये सिलेंडर था।
तो क्यूब का रेशियो 14 आया, सिलेंडर का रेशियो 11 आया, मतलब 14 यूनिट का एक क्यूब था, उसमें से 11 यूनिट आपने यूज कर लिया। बचा हुआ जो 3 यूनिट है वो शेष बचा। आपसे वो यही जानना चाह रहे हैं कि वो जो शेष बचा हुआ 3 यूनिट है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना परसेंट था। इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 150/7। तो 21 सत्ते 147, 3 बचा 21.4% के आसपास। तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से 21.5%। लग गया सवाल, ये सवाल था। तो यहां पर वो मैक्सिमम वॉल्यूम वाली बात अगर आप समझ पाओगे, कई बार आपसे यहां पर वो मैक्सिमम वॉल्यूम का कोण कटवाएंगे, कई बार सर्किल स्फीयर में से कोण कटवाएंगे, तो आप समस्या में आ सकते हो। राइट, ऐसी सिचुएशन बनेगी। अब अगर सपोज करो कि उन्होंने एक सर्किल में से आपसे बोला कि सिलेंडर कट करो, मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर कट करो, अब कैसे कट करोगे मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर? तो कैसे किया जाए? बोले सर हम एक सिलेंडर का, जैसे ये है, इस सिलेंडर के इस पॉइंट से इस डायगनली डायगनली वाले पॉइंट को हम सिर्फ स्फीयर के डायमीटर के साथ में रिलेट करेंगे, तब हम मैक्सिमम उसमें से वॉल्यूम वाला सिलेंडर कट कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम वाली चीजें कट करना थोड़ा सा मजेदार है। और जब हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये आपसे कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा जाएगा तो वो स्फीयर के रिलेटिव में आपसे पूछेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में स्फीयर से अगर कुछ भी कट करने हैं तो उसके डायमीटर के अलोंग विद चल जाइए, काम बन जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और इतने मीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है जो कि आंशिक रूप से पानी से भरा है। ठीक है, तो घन में पूरी तो जल स्तर में कितना ऊपर उठेगा। ठीक है, ये इन्होंने बोला है कि यार ये एक इतना बड़ा कंटेनर है, इसके बारे में कुछ बोल रखा है कि ये पानी से भरा हुआ है। राइट, और इसमें हमने एक छोटा सा चुटकू सा क्यूब डाल दिया है। राइट, हमने ये क्यूब डाला है, वही कौवे वाली कहानी, तो अब क्यूब डालने से कितना जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि क्यूब का वॉल्यूम और बढ़े हुए पानी का वॉल्यूम बराबर करना है। सिंपल लॉजिक है। तो क्यूब है कितना? बोले सर 8 भुजा वाला है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हमारे क्यूब का वॉल्यूम है। और अगर हम यहां पर बात करें तो जो बड़ा बर्तन है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है? उसकी लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई। ऊंचाई का कोई मतलब है 15 सेंटीमीटर का कोई मतलब नहीं भाई, ऊंचा कितना भी बना रहे, हमारा बर्त वो जो हमारे पास में क्यूब है उसको डालने से कितनी हाइट बढ़ी वो पता कर रही है। दैट मींस दिस इज इक्वल टू एच। 8 से कैंसिल किया 8 बार, 8 से कैंसिल किया, फाइनली सब कैंसिल, एच बराबर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर जो पानी का लेवल है वो उठ जाएगा, बात खत्म। तो 15 सेंटीमीटर किस लिए दिया? बोले टाइम पास करने के लिए दिया है, बर्तन के बारे में डायमेंशंस दे दिया है, बट उनका यूज कोई नहीं था। ओके, चलो भाई आगे आ जाइए, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक गोले का आयतन उतनी ही त्रिज्या वाले, अब जरा यहां से पॉइंट ले लेना कि एक गोले का आयतन जो है वो सेम रेडियस वाले बेलन के आयतन के बराबर है, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन है, ये बराबर है एक बेलन के आयतन के जिसकी रेडियस आर है, रेडियस सेम है। तो आर बराबर आर है और एच, तो इन्होंने पूछा है कि एच के बारे में बताइए। अब एच के बारे में चर्चा करनी है तो मेरे हिसाब से पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया। तो हमारे हिसाब से आपको चाहिए रेडियस ऊपर हाइट नीचे, तो रेडियस ऊपर हाइट नीचे, रेडियस और हाइट का रेशियो दैट इज इक्वल टू 3:4। सवाल शुरू होने से पहले खत्म, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। सीजीएल प्री 2021 का सवाल है। आसान भी आते हैं और अच्छे भी सवाल आते हैं, हर लेवल का सवाल चलता है। समझ गए हो ना? जितने भी सवाल आपको सिखा रहा हूं सब कुछ समझ में आ रहा है ना? मेंसुरेशन पर एक सेशन आपका और लिया जाएगा, जल्दी ही लिया जाएगा। ये पूरा एक सेशन आपको जरूर मिल गया होगा और इसके बाद में मेंसुरेशन पर लाइव सेशंस और कंडक्ट किए जाएंगे जिसमें आप लोग सामने से डिस्कशन करना शुरू करोगे, फिर आप और ज्यादा बेहतर चीजें सीख पाओगे। बाकी चीजें अभी मैं ऐसी सिखा दूंगा कि आपको कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़नी है। अब ये बड़ा आसान सवाल, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है a प्लस बी, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल वर्ग डिवाइडेड बाई 2। तो वर्ग का एरिया क्या हो जाता है यहां से? डी स्क्वायर अपॉन 2 होता है ना एरिया, तो वही तो एरिया उन्होंने जानना चाहा है। तो बस ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां से a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस ट्वाइस ए बी
डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिएगा। तो मेरे भाई ऑप्शंस उन्होंने बड़े बेहतर तरीके से अरेंज करके रखे कि उन्होंने यहां पर सिंपली 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया है, और फिर ए प्लस बी, वो जो ए बी है वहां पर 2 से डिवाइड करके प्लस में अलग से लिखा है। तो बस ऑप्शन अरेंजमेंट अच्छा था, बाकी सवाल में कोई दम नहीं थी। ऑप्शन डी करेक्ट है, ये भी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। अब 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है। 32 सेंटीमीटर व्यास वाला बर्तन है, इसमें 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला गिराया गया, पानी का स्तर अभी अभी कॉन्सेप्ट समझा है। तो सीधे सीधे जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला गिरा रहे हो, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई 12 इंटू 12 इंटू 12, ये हो गया गोले का बर्तन। अब ये गोला तुमने गिराया 32 सेंटीमीटर व्यास वाले, इसका मतलब 16 सेंटीमीटर रेडियस, मतलब पाई 16 इंटू 16। कितनी हाइट तक पानी लेकर के जाएगा? बोले h हाइट तक लेकर के जाएगा। बस आपको ये h की वैल्यू पता करनी है, और मेरे हिसाब से सभी डाटा सेंटीमीटर में ही है, तो डाटा को लेकर के तो कोई परेशानी है नहीं, काटना पीटना शुरू करो। ये खत्म हो गया, 4 चौको 16 खत्म हुआ, 3 और 3 ये आ गया, और कुछ कटेगा? बोले हाँ सर 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। तो इसका मतलब h बराबर 3 तिहाई 9, आंसर हो गया। तो कितनी हाइट बढ़ जाएगी? बोले सर 9 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाएगी, बात खत्म, लग गया सवाल। एक लाइन का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था सवाल में। लॉजिक क्लियर है तो चीजें बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। अब ये सवाल यार देखो, यहां पर अगर आप सवाल को पढ़ रहे हो तो यहां पर आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा, वो भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो काफी कुछ चीजें आपको इन सेशंस के दौरान आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या पढ़ा है कि अगर त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की, तो ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि एरिया जो है वो 60% बढ़ जाए। नेट इफेक्ट का सवाल है, क्योंकि एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो नेट इफेक्ट का सवाल। तो अगर आप चाहो तो इसे नेट इफेक्ट से लगा सकते हो, तब भी ये आसानी से लग जाएगा, या फिर जो मैंने आपको अप्रोच सिखाई थी आप उससे लगा सकते हो। अब उसी अप्रोच को एक नए पैटर्न से आप समझो तो और मजा आएगा। यार इन्होंने आपको दे रखा है, हमें पता है कि बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। 1/2 और लगा दो, नहीं तो तुम सब पगलाओगे। लेकिन 1/2 फर्क नहीं डाल रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट है, राइट। अच्छा यार मुझे बताओ यार, अगर मैं यहां से बातचीत करूं बेस के बारे में क्या ख्याल है? बोले सर बेस जो है वो 40% बढ़ाया गया। मैंने कहा भाई 40% मतलब 2/5 होता है, इसका मतलब पहले बेस 5 था, अब बेस बढ़ा के कितना कर दिया गया? पहले बेस 5 था, अब बेस बढ़ा के 7 कर दिया गया। बोले यही तो रहा हमने, हाँ। मैंने कहा अच्छा हाइट कितना है? बोले सर पहले हाइट h1 थी, अब हाइट h2 है। तो ये तुम्हारे क्या दोनों एरियाज का रेशियो निकल के आ गया। ये पहले का एरिया पहले बेस 5 और हाइट h1 थी, ये बाद का एरिया पहले मतलब बाद में बेस 7 हाइट h2 हो गई। इतना होने के बाद में एरिया के बारे में क्या ख्याल है? बोले सर एरिया 60% बढ़ रहा है, 60% का मतलब होता है 3/5। इसका मतलब पहले एरिया 5 था, अब 3 बढ़ गया, अब 8 हो गया। क्या ऐसा प्रेजेंटेशन नेट इफेक्ट का देखा था आपने? बट ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ज्यादा मजेदार है। अब अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो मेरे भाई 5 से 5 खत्म, तो यहां से h1 और h2 इनका रेशियो आपके पास आ जाएगा 7/8। इसका मतलब हाइट पहले 7 थी, अब कितनी हो गई? 8 हो गई, 1 बढ़ गई। 1/7 का मतलब 14.28% हाइट बढ़ गई है। ये इस सवाल का आंसर है, लग गया सवाल। मजेदार क्वेश्चन था, बढ़िया प्रेजेंटेशन नेट इफेक्ट की। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल क्या है? 6 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी एक नदी 2.5 किलोमीटर की दर से बह रही है। समुद्र में प्रति मिनट कितना पानी गिरेगा? मीटर क्यूब में पूछा है तो और कोई टेंशन नहीं है। और बस वो याद आया ये वाला एग्जांपल कि अगर 2.5 किलोमीटर 1 घंटे में बह रही है, मतलब 2500 मीटर 1 घंटे में बह रही है, तो 1 मिनट में कितनी बहेगी? 60 मीटर। तो वही वॉल्यूम निकालना है हमें। और ये गहराई और चौड़ाई तो मतलब क्यूबिकल फॉर्म पे हो गया है, तो इसका मतलब 6 मीटर गहरी 35 मीटर चौड़ी और लंबी कितने मीटर की है? 1 मिनट में निकालना है। तुम्हें 1 घंटे का डाटा दिया लेकिन चाहिए नहीं, हमें 1 मिनट का चाहिए। तो यार 2500 मीटर है, अगर मैंने उस 2500 मीटर को डिवाइड कर दिया 60 से,
1 घंटे में 2500 मीटर, तो 1 मिनट में 2500/60। बोले इतना वॉल्यूम हर मिनट समंदर में जाएगा, इतना वॉल्यूम हर मिनट प्रति मिनट पानी समंदर में जाएगा। बस ये कैलकुलेट करना था आपको। अब इतना सब सीख चुके यार, तो मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा समस्या सामना करना पड़ेगा। 35 × 25, एक जीरो लगा लो। 30 + 5, 30 - 5, 900 में से 25 घटाया 875 मीटर क्यूब। लग गया सवाल। कैलकुलेशन भी आसान हो रही है, सब कुछ आसान लग रहा है, कॉन्सेप्ट भी आसान लग रहे हैं। अभी तो पहला दिन हुआ है तुम्हें मेंसुरेशन पढ़ते हुए, अभी तो पहला दिन है, फर्स्ट डे है, अभी तो शुरुआत है तुम्हारी मेंसुरेशन की, और आप कॉम्प्लिकेटेड टाइप लगा रहे हो। तो ये जो पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ना, इसको मिस मत करना। ये होमवर्क है तुम सभी लोगों, और डेडिकेशन देख भाई तुम्हें सबसे भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बाकी और सब जैसा ढोंग ढिढोरा नहीं पीटता हूं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आग लगाएंगे, तहलका मचाएंगे। मैं यार शांति प्रिय आदमी हूँ, मुझे ज्यादा ये सब तामझाम पसंद नहीं आता है। चुपचाप आता हूँ, पढ़ाया, आप भी आराम से अच्छे से पढ़ते हो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, सुकून से काम करो, ज्यादा मजा आएगा। आतंकवादी ना बनो, है ना। बोले आग लगा देना, ये कर देना, क्यों कर देना यार, अच्छे से पेपर करो ना। कंप्यूटर में तोड़ फोड़ मचाओगे जाके, ये है ना, वो नहीं करना है। प्यार मोहब्बत से चीजें डील करो, बड़ी आसानी से चीजें निपटेंगी। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या है, वाह क्या सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है। 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इनकी रेडियस आपको दे रखी है 4, 5 और 7 के रेशियो में। आपसे कहा गया है 2 आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल और 2 बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का रेशियो बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार सवाल है यार। 3 सर्किल बनाइए, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होने चाहिए। ये इनके सेंटर हो गए मेरे भाई। अब जरा एक बात समझना यार, इस सर्किल की रेडियस है 4, इस सर्किल की रेडियस है 5, इस सर्किल की रेडियस है 7। ये डाटा दे दे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। आपसे इन्होंने पूछा है, जो इन्होंने पहली डिमांड रखी है वो जरा समझो क्या रखी है। इनकी पहली डिमांड भाई कुछ ऐसी है कि 2 अंदर के वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, अंदर का वृत्त एक ये है और एक ये है, यही तो हुए ना दोनों अंदर के, इन दोनों सर्किल के बीच का कौन सा एरिया है। बोले सर इन दोनों सर्किल के बीच में तो ये दिख रहा है, इन दोनों सर्किल के बीच में क्या मेरे भाई ये वाला एरिया दिख रहा है तुम्हें। वो ये जानना चाह रहा है कि भाई हमें ये वाला एरिया बताइए, राइट। एक एरिया ये हो गया, अच्छा। और दूसरा कौन सा है, बाद वाला कौन सा, बोले 2 बाहरी सर्किल कौन सा बनेगा, एक बाहर का ये, एक बाहर का ये। तो इन दोनों के बीच में एरिया कौन सा है, बोले सर इन दोनों के बीच में एरिया ये वाला है, इन दोनों के बीच में एरिया ये वाला है। तो उन्हें इन दोनों का रेशियो चाहिए। अब देखो यार, एक काम करो, मैंने एक फिगर सिखाया था ज्योमेट्री में, 1D फिगर 2D फिगर करके, नाम याद अगर आपको आया तो आप उन चीजों से कनेक्ट कर सकते हो। फिगर तो सेम है, फिगर अगर सेम दे रखा है, इसका मतलब जो इनके एरियाज होंगे, स्क्वायर फॉर्मेट लगाएंगे सब आ जाएगा। सबसे छोटे वाले का एरिया 4 का वर्ग 16, उससे बड़े वाले का एरिया 5 का वर्ग 25, और सबसे बड़े वाले का एरिया 7 का वर्ग 49। अब बात को जरा समझो यार, ये एरिया कितना है, बोले सर 16 है। मैंने कहा बाबू ये एरिया 25 है। तो अगर इस 16 में से मैंने, अगर इस 16 में से मैंने, सॉरी 25 में से अगर मैंने 16 को घटाया, ये हमारा पूरा 25 है, और उस 25 में से अगर मैं ये 16 को घटा दूं, तो क्या ये एरिया 9 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये 9 आ जाएगा, एग्री, डन। अच्छा अब इसके बाद में आ जाओ, हमें पता है पूरा एरिया 49 है, उसमें ये एरिया 25 है। हमें पता है पूरा एरिया 49 है, उसमें ये एरिया 25 है। तो 49 में से 25 घटाया तो ये वाला एरिया 24 आ जाएगा। कुछ नहीं दिख रहा है ना, 24 अब दिख रहा है, राइट। ये 24 आ जाएगा। इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आया, बोले सर इसका मतलब हमें समझ में आया कि जो हमें पहला पूछा है आंतरिक वृत्तों वाला, वो एरिया निकलेगा 9, और जो फिर बाहरी वृत्तों वाला है वो है 24। मैंने कहा यार 3 से कैंसिल कर दो, 3:8, ऑप्शन डी करेक्ट। लग गया सवाल। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के सवालों में से एक क्वेश्चन है। कॉम्प्लिकेटेड बोलते बहुत कठिन बोलते हैं, लेंदी बोलते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, अगर आपकी अप्रोच अच्छी है सवालों को लेकर के, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि फिर आप उन सभी सवालों को बड़ी ही आसानी के साथ में डील कर पा रहे होंगे। बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा आपको इन सभी सवालों को सॉल्व करने में।
अच्छा एक चीज और समझो, अभी एक सेशन और आपके साथ में मैंने बताया कि और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से, तो अभी बहुत से सवाल ऐसे हैं जो अभी आपके साथ में डिस्कशन किए जाने चाहिए। तो ये सभी सवाल मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप ये सभी सवाल लगाइएगा पीडीएफ के, और उसके बाद में दिख रहे हैं ना कितने सवाल क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद में फिर इन सभी सवालों की हम लोग एक डाउट क्लास जरूर रखेंगे। तो ये पीडीएफ जो है ये आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। डाउट आप कमेंट में भी डाल सकते हो और ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, फेसबुक ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना, ये आपके काम है। मुझे बार बार ये सब कहने की जरूरत ना पड़े, मन करे तो करना, मन ना करे तो ना करना। यही चीज मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हमेशा रिपीट करता हूँ कि वीडियो लाइक करो, शेयर करो, मत करो, कोई ऐसा नहीं कि नहीं यार करना ही करना है ना, मुझे पता है कि तुम लोग फिर भी कर ही देते होगे, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एक ही चीज है कि ये जितने भी सेशंस हैं ये आप लोगों की पढ़ाई के लिए बनाए जाते हैं, तो वो जो मोटिव है वो हमेशा अचीव होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ में मेरा मन भी करता है यार ये वीडियो बनाने का, तो मैं चाहता हूं कि आप इनसे पढ़ाई जरूर करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यार सेशन में मजा आया होगा आपको, और कई आपने बेहतर कॉन्सेप्ट, कई आपने अच्छी अप्रोचेस सीखी होंगी। उम्मीद करेंगे अगले सेशंस में इनसे और बेहतर अप्रोच आप सभी लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, और आप लोग उनका पूरा पूरा फायदा उठाओगे। इसी के साथ खुश रहो यार, मस्त रहो, और मुलाकात करेंगे हम लोग आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।